वेलकम बैक नाजरीन इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन शेख ने, डायरेक्टर हैं रेस्क्यू सिंध, गवर्नमेंट ऑफ सिंध। हम बात करेंगे कि इनकी टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया इस पूरे आरजे मॉल में और साथ साथ किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कहाँ कब टाइमिंग पर कब इतला हुई, ये तमाम चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला सर। इस वक्त हम ये जानना चाहते हैं कि जब ऑपरेशन किया जा रहा था कि पहले मरहले में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि बताया गया है कि ना आलात थे वहाँ पर आग बुझाने के और ना ही निकलने का कोई रास्ता था हंगामी हालत में। आबिद साहब, ओवर जी टू यू। बिल्कुल। मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा। एक्चुअली काफ़ी चैनल से पहले भी बात हो चुकी कि जिस वक्त हमें कॉल रिसीव हुई थी 1112 पे, और उसके बाद जो रेस्क्यू टीम्स, जो स्पेशल इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1112 की जो अपनी रेस्क्यू टीम है, उन्होंने वहाँ पर रिस्पॉन्ड किया। और ये कोई सुबह 6:30 बजे की कॉल हमें रिसीव हुई थी और 10 मिनट में हमारी एम्बुलेंसेज ने वहाँ पर रिस्पॉन्स किया था 1112 की, और रेस्क्यू टीम्स हमारी कोई 12 से 14 मिनट में वहाँ पहुंची थी। और वहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि बिल्डिंग के अंदर एंट्री हमें नहीं मिल रही थी। जो एक्चुअल एंट्री थी वो वहाँ पर जीरो विजिबिलिटी थी, स्मोक बहुत ज़्यादा था। तो हमें पेडेस्ट्रियन, जो करीबी पेडेस्ट्रियन था, वहाँ से हमारे जो रेस्क्यूअर्स थे उन्होंने लेटर लगाकर और शीशे तोड़ के उन्होंने जो है वहाँ से एंट्री की। ठीक है। तब तक क्योंकि जब हम वहाँ पहुंचे तो फायर ब्रिगेड का अमला भी मौजूद था, केएमसी का, जिन्होंने फायर फाइटिंग का काम शुरू किया हुआ था। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि वहाँ पर हमें, मैं बहरा यही कहता हूँ क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो चीज़ें सामने आएंगी उस वक्त क्लियर होंगी, लेकिन हमें रेस्क्यू करने में इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आई कि हमें ना वहाँ पर कोई इवैक्यूएशन या एग्जिट प्लेस हमें नजर आया जहाँ से हम एटलीस्ट या तो वो विक्टिम्स खुद बाहर निकल के वहाँ पर फंस गए थे, या हम उनको कम से कम वहाँ से निकाल पाते। तो हमें उन्हीं जो सीढ़ियाँ थी जिनसे हम एंटर हुए थे या जहाँ से मेन एंट्रीज थी, वहाँ से हमें उनको शिफ्ट करना पड़ा, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए यही था वहाँ पर। आबिद जलालुद्दीन साहब, ये भी ज़रा मुझे बताइएगा ना कि अगर आलात होते और हंगामी हालत में निकलने का कोई रास्ता होता, नक्शा इस तरह पास होता, तो कितनी क्या जानें बच सकती थी? क्या आपकी प्रोडिक्शन है? देखें, ये तो अंडरस्टूड है। और अगर इस तरह की जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर प्रॉपर फायर फाइटिंग का निज़ाम हो और इस तरह का कोई इंसिडेंट इनिशिएट हो, तो जाहिर बात है उस फायर फाइटिंग के निज़ाम से भरपूर फायदा लिया जा सकता है और नुकसान कम से कम हो सकता है, इवन जानी नुकसान कम से कम हो सकता है। मैंने पहले भी यही कहा कि हमें एग्जिट की जगह नजर नहीं आई। अगर थी वहां पर, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगी, लेकिन हमें नजर नहीं आई। और अगर थी तो क्या उन जो वहां पर लोग फंस गए थे उनको क्यों नहीं पता था? और फायर फाइटिंग का जो अगर वहां पर कोई निजाम होता जो हमें नहीं नजर आया, तो एटलीस्ट वो क्योंकि सबसे पहले चीज होती है स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं और वो स्मोक को डिटेक्ट करते हैं, उसके बाद अलार्म जनरेट होता है। आबिद साहब, अब अलार्म बताएं, अब बोला कहा जा रहा है कि जी फायर सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा, तो इसकी क्या तफसीलात है, किस तरह ये चीजें की जाएंगी, आपके पास क्या ये सब तफसीलात? इस दफा ये बहुत अच्छी चीज हो रही है मेरे लिहाज से, क्योंकि अगर फायर ऑडिट हो जाता है कराची की सारी बिल्डिंग्स का, और उस बिल्डिंग्स में हमें ये एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा कि कितनी बिल्डिंग ऐसी हैं जो एक्चुअली जहाँ पर फायर फाइटिंग का निज़ाम नहीं है। क्योंकि हम एक दो सेमिनार हमने अटेंड किए थे जहाँ पर भी उन्होंने क्लियर कट हमें बताया था। एक सेमिनार में बात हुई थी कि 90% जो है वो जो बिल्डिंग है उसमें फायर फाइटिंग का निज़ाम नहीं है या एग्जिट प्लेस नहीं है। तो एटलीस्ट इस ऑडिट से चीज़ें सामने आ जाएंगी, उसके बाद गवर्नमेंट इसको इंश्योर कराएगी कि हर बिल्डिंग में फायर फाइटिंग का निज़ाम, एग्जिट का निज़ाम होना चाहिए, प्रॉपर ड्रिल्स होनी तो चाहिए। ये इंस्पेक्शन किस तरह किया जाएगा? आपकी टीम्स जाएंगी या बल्दिया उजमा कराची की दीगर टीम्स जाएंगी? किस तरह ये हो रहा है, थोड़ा सा इसके ऊपर भी तफसीलात देखिए, आपने बताइएगा। देखा होगा कि टीम इसमें जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो है एक कमेटी तश्कील दी है। उसके बाद टेक्निकल कमेटी की तश्कील दी गई है। मैं खुद टेक्निकल कमेटी का मेंबर भी हूँ और इसमें हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है इन बिल्डिंग्स का ऑडिट होगा और ये टीम जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और इंशाल्लाह इसको टाइम पीरियड दिया जाए। टोटल 30 डेज है, लेकिन 25 डेज में आज कमिश्नर साहब के साथ भी मीटिंग हुई तो 25 डेज का उन्होंने टाइम दिया और 25 डेज में इंशाल्लाह कराची की पूरी जो बिल्डिंग है उसका ऑडिट हो जाएगा
और 30 डेज में जो है उसकी रिपोर्ट जो है सीएम साहब को सबमिशन हो जाएगी। जलालुद्दीन साहब, देखिए ना आबिद साहब, हमने एक और तकलीफ मंजर भी इधर देखा कि हमने देखा है कि जब जख्मियों को लेकर जाया जा रहा था तो एक तकरार देखी कि मैं जख्मी को लेकर जाऊंगा और दूसरी एनजीओ कहती है मैं लेकर जाऊंगी। ये मामला आखिर था क्या? आप अपनी ज़बानी बता दें। अब देखिए, जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो जाहिर बात है रेस्क्यू 1112 अब गवर्नमेंट की अपनी सर्विस है और प्रॉपर एम्बुलेंस सर्विस है। और उस वक्त उस जो मरीज जिसको हम शिफ्ट कर रहे थे या जो सीरियसली इंजर्ड पर्सन था उसको एम्बुलेंस की रिक्वायर्ड थी, उसको पेशेंट शिफ्टिंग व्हीकल रिक्वायर्ड नहीं थी। क्योंकि जब हम रेस्क्यू 1112 की एम्बुलेंस की भी बात करेंगे तो वो फुली इक्विप्ड है, उसको अगर हम इमरजेंसी में प्रॉपरली फर्स्ट एड उसको रिक्वायरमेंट थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो सबके सामने है कि किस तरह से वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ये भी एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन थी कि आप किसी मरीज को किसी एम्बुलेंस थोड़ा सा अवेयरनेस के हवाले से भी मैं जानना चाहूँगा आबिद साहब। मैं चाहूँगा कि 1112 के हवाले से ज़रा बताएं कि इसके अंदर कितने सेक्शंस हैं, कौन कौन से इदारे इसके अंदर झेली काम कर रहे हैं और किस तरह मदद हो सकती है एक आम आदमी अगर 1112 को कॉल करता है। इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1112 लास्ट ईयर ये इदारा एस्टैब्लिश हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध का अपना इदारा है, रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट के अंदर आता है। और इस वक्त हमारे पास इसके जो डिफरेंट सेक्शन है उसमें जो मेडिकल इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस है, इट इज मैंडेट ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट के थ्रू रेस्क्यू 1112 की एम्बुलेंस मैनेज हो रही हैं। उसके साथ हम हमारा जो अपना जो पूरा फायर फाइटिंग का निज़ाम है, हमारा अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू का निज़ाम है, हमारा वाटर रेस्क्यू का निज़ाम है। कभी ड्राउनिंग के केसेस आते हैं उनको रेस्पॉन्ड किया जाता है। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कंप्लीट हम इस वक्त जो है नहीं, बात की जा रही थी कि मुकम्मल तौर पे अब केएमसी की जो जितनी भी फायर ब्रिगेड है उसको भी जम कर दिया गया है इसके अंदर। देखें अभी तक इस तरह की कोई चीज नहीं हुई और जाहिर बात है अभी ये जो इस वक्त हम काम कर रहे हैं ये सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल को कम्प्लीटली इंटीग्रेट किया गया है। तो ऑलरेडी जो गवर्नमेंट के इदारे काम कर रहे थे उसको सबको 1112 के साथ इंटीग्रेट किया गया है। तो जब 1112 पे कॉल आती है तो जो ऑलरेडी जो स्टेक होल्डर्स है उनके पास कॉल डाइवर्ट होती है, वो सब लोग कंबाइन रेस्पॉन्स करते हैं। और आपने इस वक्त भी यही देखा कि आरजे गांव में जब ये वाकया हुआ तो आपने सबका कंबाइंड रेस्पॉन्स देखा, जहां पर रेस्क्यू 1112 की एम्बुलेंसेस थी, केएमसी का फायर का इदारा था, हमारे फायर फाइटर्स थे, रेस्क्यूअर्स थे, सब कंबाइन वहां पर काम कर रहे थे। थोड़ा सा और भी बताइए क्योंकि एक आम आदमी तक बात पहुंचनी ज़रूरी है कि अब सरकार ने 1112 बनाई है और कोई हादसा हो जाए तो आप 1112 को कॉल कर सकते हैं। कोई आग लगने का वाकया हो जाए, कोई सर्च, कोई पानी में डूब जाता है, अक्सर बच्चे डूब जाते हैं, इन तमाम चीज़ों के लिए इक्विप्ड है सर आप लोग? देखें इस वक्त हमारे पास सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल पे डेली 6000 से 7000 कॉल डेली हम रिसीव कर रहे हैं। किस किस किस्म की कॉल्स आ रही हैं, थोड़ा सा बताइएगा। देखिए हमारे पास हर किस्म की कॉल्स आती हैं क्योंकि मोस्टली जो केसेस हैं हमारे पास वो मेडिकल इमरजेंसी के होते हैं, पेशेंट शिफ्टिंग होते हैं इमरजेंसी में, कार्डियक केसेस होते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं। कराची में एटलीस्ट रोजाना की बुनियाद पे 2 से 3 आग के वाकयात हमारे पास रिपोर्ट होते हैं जिनको रेस्पॉन्स किया जाता है, केएमसी रिस्पॉन्स कर रही होती है। उसके साथ ग्राउंडिंग के केसेस आते हैं क्योंकि इस वक्त हमारी सर्विस पूरे सिंध में इस वक्त हमारी सर्विस है। सर तो इस एक वक्त आबिद साहब, एक बहुत बड़ा तबका है जो अभी भी ना वाकिफ है 1112 की सर्विस से। आपको लगता है कि इसकी अभी बहुत तशरीह या इसके ऊपर भी काम होना ज़रूरी है? देखिए हमारी पूरी कोशिश है, आप देख रहे होंगे मुझे तकरीबन हर टीवी चैनल पे मॉर्निंग शो पे जाके बैठ रहे हैं, लोगों को हम अवेयर भी कर रहे हैं। हमने एक प्रॉपर ट्रेनिंग का मैकेनिज्म बनाया हुआ है। हमने फर्स्ट एड, बेसिक लाइफ सपोर्ट, स्टॉप ब्लीड, हमने मॉड्यूल्स तैयार किए हुए हैं। ट्रेनिंग हमने शुरू कर दी है, हमने स्कूल में ट्रेनिंग शुरू करा दी है। एटलीस्ट हर बंदे को सीपीआर आनी चाहिए। एटलीस्ट अगर कहीं पर उसने अपनी ट्रॉमा का केस उसको नजर आ जाए, उसको पता चले कि मुझे खून कैसे रोकना है, मुझे ब्लीडिंग स्टॉप कैसे करनी है, मुझे फर्स्ट एड कैसे देनी है। हमने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से उसको ऑनबोर्ड लिया हुआ है। हमने पुलिस की 3 पेजेस वहाँ पर ट्रेन करवाई है, अभी भी और ट्रेनिंग कंटिन्यूस चल रही है। क्लास 6 एंड अबव स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में हमने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है फ्रॉम द सिंध इमरजेंसी सर्विस प्लेटफॉर्म। तो काम इंशाल्लाह हम लोग कर रहे हैं क्योंकि अभी हमें 1 साल हुआ है एस्टैब्लिश हुए हुए, लेकिन आप देख रहे हैं इस वक्त पूरा इदारा इस वक्त मुतहरक है और जिस टाइम पर रेस्पॉन्स किया जाता है वो इस वक्त नजर आ रहा है आपके पास। नवाबशाह का वाकया हुआ, आपने देखा किस तरह से टीम ने रेस्पॉन्स किया। शाह फैसल टाउन में बिल्डिंग कोलैप्स हुई, आपने देखा किस तरह से रेस्क्यू 1112 ने रेस्पॉन्स किया। आपने आरजे मॉल देखी। लेकिन मसला ये है कि अब हम वेट कर रहे होते हैं, हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं कि इस तरह के वाकयात ना हो, रेस्क्यू की जरूरत ना पड़े। हम हमेशा बात की बात करते हैं, पोस्ट इवेंट बात करते हैं, लेकिन प्री इवेंट जो हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए अभी तक हम वो नहीं ले रहे हैं।
तो सर अब इसका इतलाक भी तो करवाना है, अब बात की जा रही है, अच्छी बात है, देखते हैं इसके ऊपर कितना अमल दरामद होता है। माजी में भी ये चीज़ें सामने आई थी। अब मामला ये है कि एक सेल्फ अवेयरनेस भी एक चीज़ होती है कि फर्स्ट एड हो, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। कोई इस तरह की चीज़ का इरादा है आपके कि आप मुख्तलिफ जगहों पर, क्योंकि माजी में इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी सरकारी तरफ से। देखें, मैंने आपको बताया ना, हम अपने मैंडेट के लिहाज से काम कर रहे हैं, लेकिन आप कराची देखें, उसका साइज देखें, बिल्डिंग्स देखें, लोग देखें, जाहिर बात हमें भी एक टाइम लगेगा जब तक हम सारे लोगों को ट्रेन भी करें, लोगों की अवेयरनेस भी आए, लोग अपना इंटरेस्ट भी लें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है। ऐसा नहीं है कि सारी मुझे लास्ट में चीजें कमेंट कीजिएगा आबिद साहब, ये 11 जाने बच सकती थी, वो कौन सी चीज़ अगर इस इमारत में होती, थोड़ा सा ब्रीफली बता दें किस किस चीज़ के ऊपर तवज्जो, ताकि आइंदा इस तरह के वाकयात ना हो। जो आप लीड कर रहे हैं उसकी बुनियाद पर आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आखिरी आखिरी देखें, कमेंट। सबसे बड़ी चीज, सबसे पहली चीज ये है कि उस बिल्डिंग में सेफ्टी कोड या जो हमारे बिल्डिंग कोड या 2016 में जो चीजें लिखी है वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। वेरी सिंपल, वहां पर फायर फाइटिंग का निजाम होना चाहिए था, फायर फाइटिंग की उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए थी, लोगों की प्रॉपर ड्रिल्स होनी चाहिए थी, इवैक्यूएशन की जगह होती। उस वक्त जब इस तरह की इशू होते हैं कि लोग कम से कम सेफली वहां से निकल पाते, और इस वक्त आपने कुछ सिचुएशन में भी देखा लोग नहीं निकल पाए, लोग फंसे रहे, और मोस्टली अमवात जो हुई है वो सफोकेशन की वजह से हुई है। तो इसका रीजन भी यही था कि लोग नहीं निकल पाए थे। लोग गलती कर जाते हैं, जब आग लगती है फौरन से लिफ्ट में चढ़ना शुरू कर देते, तो लिफ्ट बंद हो जाती है, लोग उसमें फंस जाते हैं। जैसे ही स्मोक आता है, उसके बाद जाहिर बात है कार्बन मोनोऑक्साइड की जो है वो इनहेलेशन होती है, लंग्स कोलैप्स होकर कार्डियक अरेस्ट में चले जाते हैं। तो मेनली चीज ये कि वहां पर हर बिल्डिंग में हमारी अपनी सेफ्टी के लिए उन बिल्डिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी कि लोग जो उसमें आ रहे हैं उसकी सेफ्टी के लिए उसके प्रिकॉशन मेजर्स लें वो लोग। आबिद साहब बस ये भी बता दीजिएगा आखिरी के कितना अमला इस वक्त आपके पास है, रेस्क्यू रज़ाकार कितने हैं और कितनी टीम है, कितने आप लोग वेल इक्विप्ड हो चुके हैं, अभी मजीद होना बाकी है? थोड़ा सा इसके ऊपर के अमला कितना है इस शहर जी को बिल्कुल, रेस्क्यू मैं करने आपको के लिए? बता देता हूँ। देखिए, हम अब जो हमारा फर्स्ट फेज था रेस्क्यू इमरजेंसी सर्विस का, उसमें हमने 6 डिवीजन पे रेस्क्यू सर्विसेज स्टार्ट की, जिसमें कंप्लीट हमारी सर्विसेज हैं। और हम सिर्फ अगर एम्बुलेंस की बात करें तो एम्बुलेंस इस वक्त हमारे 3 डिस्ट्रिक्शन के सारे डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। इस वक्त मेरे पास जो यूनिफॉर्म स्टाफ है अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू का है, जिसको मैं फायर फाइटर्स भी कहूँ या रेस्क्यूअर्स कहूँ, तकरीबन मेरे पास 500 के करीब लोग हैं जो इस वक्त हमारे काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी कंटिन्यूस ट्रेनिंग, हमारी जो है वो हायरिंग का प्रोसेस इस वक्त चल रहा है। नेशनल रेस्क्यू अकेडमी लाहौर, जहाँ से ये लोग ट्रेनिंग लेते हैं 6 महीने की, उसके बाद वापस आके हमें ज्वाइन करते हैं। इस वक्त हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं बात करूँ रेस्क्यू 1112 की, वी आर फुली इक्विप्ड, वी आर फुली ट्रेन टू रेस्पॉन्ड एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी इन द सिंध प्रोविंस। तो इस वक्त मैं कॉन्फिडेंटली ये कह सकता हूँ कि आपके हमारे पास, यानी कि मैं भी एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, सिटीजन ऑफ दिस सिटी, कि मैं अगर इस बात करूँ आम खैर की बात करूँ, तो इस वक्त हमारे पास प्रोफेशनल रेस्क्यू 1112 की सर्विसेज अच्छा, अवेलेबल है। बदकिस्मती ये भी है हमारे शहर की कि वो जो गाड़ी होती है ना जिसको हम एम्बुलेंस कहते हैं, वो हकीकत में मुंतकिल करने के लिए काम आती है, मगर प्रॉपर एम्बुलेंस जो जिस डेफिनेशन पे पूरा उतरती है वो नहीं है। हमने सुना है कि आपके पास वो एम्बुलेंस है जो एम्बुलेंस की डेफिनेशन पे पूरा उतरती है, वो कितनी है शहर के अंदर? देखें, टोटल एम्बुलेंसेज जो इस वक्त, क्योंकि एम्बुलेंस का मैंडेट हेल्थ डिपार्टमेंट से, उसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एम्बुलेंस को मैनेज कर रही है। एज पर माई इंफॉर्मेशन, मैं उनके बिहाफ कुछ कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन दे हैव 371 एम्बुलेंसेज टोटल जो इस वक्त पूरे सूबे में चला रहे हैं। और जो इस जो रेस्क्यू 1112 की बात करूं तो हमने कोई 230 के करीब एम्बुलेंसेज प्रोक्योर की थी फर्स्ट फेज में, और 226 एम्बुलेंसेज उनकी हमने हैंड ओवर की जो इस वक्त पूरे सूबे में चल रही है, और 117 जो है वो इस वक्त कराची शहर में जो इस वक्त सर्विसेज दे रही हैं। बहुत अच्छा, मैं शुक्रिया। आपको एक और चीज बता दूं, एक छोटी सी मैं आपको चीज बता दूं, जैसे आपने कहा ना कि सिर्फ वो एम्बुलेंसेज हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि रेस्क्यू 1112 के पास जो एम्बुलेंसेज हैं वो फुली इक्विप्ड एम्बुलेंसेज हैं। हमने जब एम्बुलेंसेज की तो उनमें 70 एम्बुलेंसेज हमने ऐसी ली जिसमें इस वक्त वेंटिलेटर भी नस्ब है। तो टोटल अगर हमारे पास आप कैटेगराइज देखें तो हमारे पास जो सारी एम्बुलेंसेज है जो 70 ऐसी हैं जो एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट कैटेगरी की हैं, और बाकी जो एम्बुलेंसेज वो एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज हैं। बाकी जो इस वक्त आप देखते हैं जो लोग एम्बुलेंस लिखकर चला रहे होते हैं वो सिर्फ पेशेंट शिफ्टिंग व्हीकल होती है। जब इस तरह के इंसिडेंट होते हैं तो उसमें एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें उस एम्बुलेंस के अंदर उसको जो तमाम जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी फर्स्ट एड है, अगर खुदा ना खास्ता बंदा ठीक है। वेल ट्रेंड स्टाफ वहां पर जा रहा है,
बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद साहब तफसीलात और अपना मौक़िफ़ देने के लिए और बताने के लिए कि देखें जी, ये 11 जानें बच सकती थी। बहुत सारी इस तरह की खौफनाक वाक़यात रिपोर्ट होने से बच सकते हैं आने में मुस्तकबिल करीब में, कि मगर अब आपकी ज़िम्मेदारी है, इदारों की ज़िम्मेदारी है कि तो किस तरह बगैर लाइसेंस के फायर ब्रिगेड के, फायर महकमे के उनको जो है वो लाइसेंस इशू कर देते हैं, किस तरह एनओसीज इशूज़ हो जाती हैं। एक बहुत बड़ा सवाल है ये। पूरे अहले खाना किसी से सवाल करेंगे ना, इस बीच शहर के अंदर इतनी बड़ी इमारत बनी है, इतने बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं। नाजरीन, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इस तरह के मौज़ूआत के ऊपर जो है वो बात की जाए। 11 लोग मेरे शहर के जो है वो सिर्फ इसलिए मर गए कि उस इमारत के अंदर नक्शा जो है वो प्रॉपर तरीके से पास नहीं था और साथ में आलात नहीं थे, और भागने हंगामी सूरत से निकलने के लिए कोई मुनासिब रास्ता मौजूद नहीं था। अलमिया है, मुतादिद अफराद ज़ख्मी है। यकीनी तौर पर FIR हो गई है। उम्मीद यही है कि इंसाफ होगा। नाजरीन, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।